आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी सिद्रा अज़ीम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज को 3.3 को शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स आते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेट्स। जब तक हम इनको समझेंगे नहीं, हम आगे इस एक्सरसाइज को कंप्लीट नहीं कर सकते। लेकिन मेरी कोशिश ये है कि इसको समझाने से मैं आप लोगों को वही चीज़ें समझाऊं जो आपको काम आएंगी। टाइप्स ऑफ सबसेट्स जो होंगे, रिमेंबर, एक होता है प्रॉपर सबसेट, ठीक है, और एक होता है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इम्प्रॉपर सबसेट। अच्छा, दो सबसेट्स ये हो गए हमारे पास। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको हमने आगे जो है फर्दर लेके चलना है। किस तरह से कि प्रॉपर सेट्स कौन से होते हैं और इम्प्रॉपर सेट्स कौन से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे प्रॉपर सेट्स का मतलब होता है कि हमारे पास कोई भी ऐसा सबसेट जो कंटेन फ्यू एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट। अब हमारे पास फॉर सेट्स ए एंड बी, सेट ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी इफ़ एवरी एलिमेंट इन सेट ए इज़ ऑल्सो इन सेट बी, बट सेट ए इज़ नॉट इक्वल टू सेट बी। ठीक है, अब यहाँ पर इट इज़ रिटन एज ए सबसेट, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर बात करें फॉर एग्जांपल प्रॉपर सबसेट की जो हमारे पास जो हमारे पास सिंबल है वो है हमारे पास ये होता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। अब जब इम्प्रॉपर सबसेट होता है, इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास जो डिनोटेड होता है सिंबल का, वो इस तरह से होता है। इम्प्रॉपर सबसेट का जो होता है वो डिनोटेड इस तरह से होता है। और इम्प्रॉपर, मैं कोशिश करूँगी, मेरे पास जो है इसके वो हैं, क्या नाम है, सिम्बल्स हैं, और मैं कोशिश करूँगी यहाँ पर अपलोड करने की, अगर मेरे से हो गया। एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ अ सेट कंटेन्स ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेट मेकिंग इट इज़ आइडेंटिकल टू द सेट इटसेल्फ। इट इज़ डिनोटेड विद द सिंबल दिस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ सेट्स में ये दो चीज़ें आ गई। उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बेटा मैं वही आपको करवाऊंगी। उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं अगर आपको डिफरेंट जो है ना वही करवाती फिरूंगी तो आप लोगों को इतनी अच्छी समझ नहीं आएगी। अब यहाँ पे हमारे पास एक और होता है सुपर सेट। ठीक है, सुपर सेट, फिर होता है पावर सेट, सुपर सेट, पावर सेट। ठीक है, फिर होता है डिसजॉइंट सेट। उसके बाद होता है ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स। उसके बाद है हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स। अच्छा, ये तकरीबन यहाँ तक सेट्स हैं हमारे पास, इसके बाद नहीं है। ठीक है, अब डिसजॉइंट सेट होता है हमारे पास। डिसजॉइंट सेट को समझने के लिए आप ये समझ लें कि हमारे पास डिसजॉइंट का जो सेट होता है वो किस तरह से होता है। वो होता है एक यूनियन है, अगर, ठीक है, एक आपके पास यूनियन है, उस यूनियन में आपके पास एक ए है और एक बी सेट है। ये ए है और ये बी है, तो दिस इज़ कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, इसी तरह अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूँ, ओवरलैपिंग की यहाँ पर, ठीक है, ओवरलैपिंग सेट्स की, तो यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग सेट्स में हमारे पास ओवरलैप, आप भी को भी समझ आ रहा है कि वो आपस में कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं ओवरलैप कर रहे होते हैं। जहाँ ओवरलैप हो रहा हो सेट्स का, तो इसका मतलब ये है कि ये ओवरलैपिंग सेट्स। ठीक है, इतनी सी बात थी जो आपको बेहतर समझाने में, इससे ज़्यादा बेहतर समझाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, ये सारे आपको, मुझे होपफुली आपको समझ आई होगी। यहाँ पर मैं ये इरेज करती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने ये समझ लिया। ठीक है, डिसजॉइन, ओवरलैपिंग सेट्स। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाता है सेट्स ऑफ सिंबल्स। ठीक है, सेट्स ऑफ सिंबल्स, आपने खुद इस चीज़ को समझना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेट्स ऑफ सिंबल्स को याद रखना ये बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये सबसेट है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा ये प्रॉपर सेट है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है। अभी यहाँ ये सुपर सबसेट है। ठीक है, सुपर सबसेट सुपर सेट। ठीक है, उसके बाद अगेन अगर ये इस साइड पे है तो ये प्रॉपर सुपर सेट है। ठीक है,
सबसेट एंड सुपर सेट द बोथ आर चेंज, एम्प्टी सेट कहते हैं इसको, ठीक है। इसको आपको डेफिनेटली पता है, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन एंड दैट इज़ यूनियन, ये भी आपको पता है। और साथ में हमारे पास एक और है, ये होता है सेट, ये जो सिंबल होता है ये होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। और ये जो होता है नॉन बिलोंग्स टू, ठीक है, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। अब ये छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैंने आपको समझाना बेहतर समझा, तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। इसी तरह हम चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जो कि हमारे पास है, आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास यहाँ पर क्या है, इज द लेफ्ट सेट ऑफ अ सबसेट अ प्रॉपर सबसेट और नीदर और द ऑफ द राइट सेट, ठीक है। अब आपने बताना है जो सेट है वो क्या नाम है, कौन सा सेट है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। अब हमने बताना है यहाँ पर, तो हम बताते हैं कि कौन सा सेट है। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो 1 2 3 है, ये है इज़ अ प्रॉपर सेट। कैसे हो गया, अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास इट इज़ स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 3, तो ये एक प्रॉपर सेट है। अगर फॉर एग्जांपल इसका अप टू सोन होता तो वो नहीं होता, ठीक है। तो ये अब आपका प्रॉपर सेट ऑफ द होल नंबर है। इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। अब पार्ट 2 में हमें इन्होंने कहा है ABC इज़ द सेट ऑफ दिस इज़ अ प्रॉपर और वट एवर। तो हमने बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेट अगर देखा जाए तो ये कौन सा सेट बनता है, यहाँ पर इज़ ABC। अभी मैंने आपको जब प्रॉपर सेट समझाया था तो उसमें मैंने आपको ये बात समझाई थी कि कोई भी एलिमेंट अगर गिवन होता है अगले सेट के अंदर तो वो प्रॉपर सेट कहलाता है। तो इसका मतलब ये है क्योंकि हम इसको इसके साथ मैच करें, ना कि इसको इसके साथ कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने इस वाले को, तो हमारा जो कंसीडर जो हमारा जो है ना मतलब हमें अपना ये बात समझनी चाहिए कि जो हमारा सेट है ना ये वाला, अगर ये तीनों एलिमेंट इसमें हैं और अगला इसमें ये वाला नहीं, इसमें हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमारे ये तीनों एलिमेंट इसमें हैं, तो इसका मतलब हम इसको कहेंगे प्रॉपर सेट। ये आगे मैं आपको मज़ीद क्लियर समझाती रहूँगी। अब आपके पास ये आया है एम्प्टी और ये आ गया ABC। तो ये क्या हुआ, अगर आपको याद हो तो अभी एक्सरसाइज 3.2 में हमने कहा था कि एक एम्प्टी सेट इज इट इक्वल टू अ सेट, तो तब हमारे पास ये ट्रू था, ऐसे ही था ना, ट्रू था हमारे पास ये चीज़। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि दिस एम्प्टी सेट इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ ABC। अब आपको समझ आई वो ट्रू क्यों था, क्योंकि हमारा कोई भी एक ऐसा एम्प्टी सेट होगा तो वो किसके बराबर होगा, किसी भी प्रॉपर ये सबसेट के बराबर हो सकता है, ठीक है। इसी तरह हम 4th चलते हैं, 0 1 2। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2। अब हमने किसको करना है, आप इसमें इस सेट को इसके साथ मैच करना है। तो अब आप खुद देख लें कि इसमें 0 था, उसमें 0 नहीं है, तो ये क्या होगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, 0 1 2 इज़ नॉट प्रॉपर सेट ऑफ 1 2। ऐसे ही है ना। अगर आप ये देखें, मैंने अभी आपको ये पार्ट 2 करवाया, मैंने आपको कहा था अगर ये तीनों एलिमेंट्स नेक्स्ट सेट में मौजूद हैं तो मेरा प्रॉपर सेट है। अब ये तीनों एलिमेंट में से एक एलिमेंट यहाँ मौजूद नहीं था, तो इसलिए इम्प्रॉपर सेट हो गया, ठीक है। यहाँ पर अब अल्हम्दुलिल्लाह आपको ये बात समझ आ जाएगी कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है और इम्प्रॉपर क्या होता है। बस ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी थी, जो कि यहाँ पर आगे मज़ीद इंशाल्लाह मैं आपको क्लियर करती रहूँगी, ठीक है। इसी तरह हम 4 पार्ट हो गया हमारा, और यहाँ पे हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। 4 पार्ट हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इन्होंने कहा है कि इफ़ Q एक Q सेट है, R सेट है और P सेट है, व्हाट एलिमेंट्स आर इन द एरिया वेयर ऑल द सेट्स ओवरलैप, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स की बात हो रही है। तो मेरे पास Q सेट है 2 3 5 6, एक है R है 1 2
7 8, वो एक है P। आई होप अब तक आपके ज़हन में आंसर आ गया होगा, क्योंकि ये आसान है। इन्होंने कहा है कि विच आर द एलिमेंट इन द एरिया वे ऑल द सेट्स ओवरलैप। तो आपने बताना है कि यहाँ पे कौन सा एक ऐसा नंबर है जो ओवरलैप हो रहा है। तो देखा जाए ये 2 ही ओवरलैप हो रहा है इस तीनों सेट के अंदर। तो व्हाट वी विल राइट 2 इज़ द एलिमेंट, ठीक है, इज़ द एलिमेंट विच लाइज in the area of overlapping in these 3 sets, ठीक है, in these 3 sets। सिंपल, आपने ये लिख लेना है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि क्या कहा जाता है हमें। यहाँ पे कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स एंड द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच सेट। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसे पहले फाइंड करना है सबसेट्स, उसके बाद नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच सेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पार्ट 1 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 0 6, पहला सेट है 0 6। अब इसको कैसे करेंगे? लेट कर देंगे ए से, ठीक है, 0 6। इस तरह हमारा नंबर ऑफ ए कितना हो गया? नंबर ऑफ ए 1 2, तो ये 2 हो गए। इसी तरह नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स, नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इन सेट ए कितने हो गए? 2n, ठीक है, 2 है ना, 2n हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया 2 स्क्वायर, तो ये हो गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट इन सेट ए, तो जो टोटल सबसेट आया था हम उसमें क्या कर देंगे? -1 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3। तो ये आपका निकल आया। उन्होंने कहा था टोटल नंबर ऑफ सबसेट मालूम करने और साथ में नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो ये आपने फाइंड करना था इस तरह। कैसे? टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2n पावर ऑफ n, ये फॉर्मूला है, आपने याद रखना है इस चीज़ को। जब आपने कैलकुलेशन करनी है कि टोटल सबसेट को हमने कैलकुलेट करना है तो आपने किस तरह, और जब प्रॉपर सबसेट को कैलकुलेट करना है, टोटल सबसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो है वो है 2 की पावर n, और प्रॉपर सबसेट्स की जब बात आएगी तो आपने कहना है 2n - 1, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। 3 5 9 10, तो सॉल्यूशन में हमारे पास सबसे पहले लेट करेंगे। लेट b इज इक्वल टू 3 5 9 10। सो हेयर n ऑफ b कितना हो गया आपके पास? हाउ मैनी? 4। तो यहाँ पे हो जाएगा नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इन सेट b is 2 की पावर n, then 2 4 and this is 16. Here again number of proper subsets in set B, we will do just minus, so 16 minus 1 is 15. Simple. This is the part 3. अब यहाँ पे क्या है? डबल सेट का बात हो रही है, डबल सेट की, ठीक है। अब इस चीज़ को गौर कीजिएगा। अब यहाँ पे क्या बात हुई है? डबल सेट की, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम कहेंगे कि लेट c इज इक्वल टू 1 2 3, यहाँ पे आप लेट कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस तरह जो है अल्फ़ाबेट्स वाइज चल रही हूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको भी अल्फ़ाबेट वाइज जाना है, नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इसको लेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आपने देखना है कि एक सेट के अंदर एक और सेट है, तो n ऑफ c क्या बनेगा हमारा?
कॉमन सेंस वाली बात है कि ये 1 बनेगा। आप ये भी कह सकते हैं कि टीचर हम 3 बनाएंगे, लेकिन नहीं, आप ये भी तो देखो, एक सेट हमें ये गिवन है, उसके अंदर ही एक सेट गिवन है, तो हमने किसको देखना है? इस बाहर वाले सेट को। तो इस दोनों के अंदर एक सेट टोटल है, तो हमारा ये बन गया। इसी तरह नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स in set C, which is 2n, and then 2 1 again 2. इसी तरह number of proper subsets in set C, which is 2n minus 1, जो कि है 2 1 minus 1, 2 minus 1 and 1। ठीक है, यहाँ पर ये बात आ गई। इसी तरह हम चलते हैं अपने 4 पार्ट की तरफ, और 4 पार्ट में देखते हैं हमें क्या कहा गया। फोर पार्ट में हमें ये खाली सेट दिया गया है। अब इस खाली सेट को हम कहेंगे लेट ए इज इक्वल टू, अब जाहिर है एन ऑफ ए क्या हो गया? 0। इसी तरह नंबर ऑफ टोटल सबसेट्स इन सेट ए इज़ 2n, 2 की पावर 0 डेट विल बी इक्वल टू 1। ये आपको भी पता है, किसी की भी पावर हो 0 तो इक्वल टू 1 ही होता है। चलो, उसके बाद हम फाइंड करें नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इन सेट ए। तो क्या होगा? 2n minus 1, 2 0 minus 1, 1 minus 1 is equal to 0. That is empty set is itself subset. ठीक है, it has no proper subset। ठीक है, क्लियर? चलें, इसी तरह हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या कहा गया है। पार्ट 1 लिख रही हूँ, फिर रीड करती हूँ। यहाँ पे क्या है? राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। राइट डाउन द प्रॉपर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ठीक है, व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू राइट द प्रॉपर सेट। लेट ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब हमने लिखना है टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर इन सेट ए। अब हम क्या लिखेंगे? दैट इज, हमने लिखना है इसका प्रॉपर सबसेट लिखना है, तो क्या क्या बनेगा? दैट इज एम्प्टी सेट 0 1 और 0 1। तो क्या हो गया? प्रॉपर सेट क्या बन गया? एम्प्टी 0 1 और 0 1। ठीक है, आई होपफुली आपको समझ आई होगी कि हमने किस तरह से लिखा है, ये सेट किस तरह से बनाया। पार्ट 2 चलते हैं। अल्फ़ा बीटा गैमा। चलिए, सॉल्यूशन। लेट पी इज इक्वल टू, सबसे पहले इस सेट को हम नाम देंगे ताकि हम आगे मज़ीद इसको सॉल्व कर सकें। उसके बाद हमने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स लिखने हैं इनके कि कितने बनेंगे आर इन सेट बी। तो सबसे पहले बनाएंगे हम, क्या बनाएंगे? पहले आएगा एम्प्टी, फिर आएगा गैमा, फिर आएगा बीटा, पहले अलग अलग से, फिर
फिर अल्फ़ा बीटा आएगा, ऐसे ही है ना, फिर अल्फ़ा गैमा आएगा, अल्फ़ा गैमा आएगा, फिर बीटा गैमा आएगा, बीटा गैमा, फिर क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गैमा, ठीक है, अल्फ़ा बीटा गैमा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, प्रॉपर सेट ऑफ बी हम लिखेंगे, ये एज इट इज़ दोबारा लिख लेंगे सारा। जब ये डालने लगे ना, तो इतने ज़्यादा डालने लगते तो इनकी अजीब व गरीब शक्लें बन जाती हैं। देख लो कितनी अजीब शक्लें बन रही हैं इनकी। इग्नोर दिस बेटा, शक्लें तो ठीक है, प्रॉपर सेट हो गया। इसी तरह हम चलते हैं अपने थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एम्प्टी सेट। तो कैसे होगा, लेट ए इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर इन सेट ए। तो क्या होगा, डेफिनेटली एक दफ़ा एम्प्टी सेट आएगा और एक दफ़ा एम्प्टी और एक दफ़ा एम्प्टी सेट के साथ। तो प्रॉपर सेट ऑफ सेट ए क्या बन जाएगा, ये इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट में हमारे पास ए और फिर बी सी एक सेट है, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट कर देते हैं, लेट डी इज इक्वल टू ए, बी सी जो है वो एक ही सेट है, तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स आर इन सेट डी। पहले आ जाएगा एम्प्टी, उसके बाद ए का बनेगा, फिर बी सी का, क्योंकि वो एक ही सेट है इसको हम अलग नहीं करेंगे, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट की पावर को आप इस चीज़ को समझना है, क्योंकि हमारे पास उन्होंने ये बात क्लियर कर दी थी कि ये जो दोनों सेट हैं वो एक कंसीडर होगा, एक ही अल्फ़ाबेट कंसीडर हो रहा है। तो इसी वजह से इस चीज़ को आपने खुद ही नज़र में रखना है। सी हेयर वी हैव कंप्लीट, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या आया है, क्वेश्चन नंबर 5 है, fill in the blanks to make each of the following a true statement, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि इन्होंने fill in the blank सिंपल दे दी हैं और हमें बताना है कि कौन से जो है ना ट्रू स्टेटमेंट है। तो चलिए करते हैं हम, एक मिनट। यहाँ पे पार्ट 1 ए यूनियन ए डैश ये बताना है, एम्प्टी डैश इंटरसेक्स ए ये बताना है, ए इंटरसेक्शन ए डैश ये बताना है, और यू डैश ये बताना है। तो सिंपल वे में मैं आपको सिर्फ ये बता देती हूँ कि ये हमारा किस किस से हो रहा है। ये हमारा हो रहा है यूनियन, ठीक है, ये बात याद रखेगा। ये ए से है, ये एम्प्टी सेट है, ठीक है, और यू डैश होगा तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है। डेट्स इट, ये आपका आंसर है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में इन्होंने कहा है, टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्स सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इन्होंने कहा है कि हर एक सेट को देखना है आपने, ठीक है, और इनका आपने लिखना है। तो चलें देखते हैं कैसे लिखेंगे। टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और उसके बाद राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। चलें देखते हैं कैसे लिखते हैं। एक्स इज़ अ प्राइम नंबर,
सॉल्यूशन। तो चलिए लेट करें सबसे पहले। लेट एस, हमने प्राइम नंबर्स लेने हैं तो 3, 3, 5, 7, 9, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्राइम नंबर्स लेने हैं, तो हमने ये बताना है कि प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं और इनके जो सेट्स हैं वो डेफिनेटली हम उसको आगे तो नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि वो अप टू सोन होंगे। तो प्राइम नंबर्स होते हैं आर नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 1 that have only 2 distinct positive divisors, 1 and the number itself. In other words, a prime number cannot be divided evenly by a number and other by than 1 at itself. अच्छा, प्राइम नंबर्स को सिर्फ आप इतना समझ लें, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि अपने ही टेबल पर डिवाइड होते हैं, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, ठीक है। डिवाइडेड बाय, ऐसे कह लें, डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अब आपने नंबर्स में से, काउंटिंग में से ऐसे नंबर्स लेने हैं जो अपने ही नंबर से डिवाइड होते हैं। तो कौन से हैं? 1 तो नहीं है, 1 को नहीं लेते, प्राइम नंबर में 1 इंक्लूड नहीं होता, 1 इज़ नॉट इंक्लूडेड। याद रखना प्राइम नंबर में, ये चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, ये की पॉइंट्स हैं इन चीज़ों। 1 नंबर इंक्लूड नहीं होता, क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर्स हमेशा नेचुरल नंबर से ग्रेटर देन 1 होता है, डैट हैव ओनली 2 डिस्टिंक्ट पॉजिटिव। 2, 3, 5, 7, 9, 10 है, 11 है, 12 नहीं, 13 है, 14 नहीं, 15 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 15 डिवाइड बाय 3 होता है, तो 15 नहीं लेंगे। 16 भी नहीं, 17 हो सकता है, 18 नहीं हो सकता, 19 हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ें तो वो प्राइम नंबर हैं, ठीक है। होपफुली आपको समझ आई होगी। तो चलें कंटिन्यू करते हैं इसको। लेट अस, तो एज universal set is n, so complement of s is क्या होगा? of s is, पहले सबसे पहले s डैश जो कि u माइनस एस होता है, फिर s डैश जो कि होगा n माइनस एस, और s डैश हमारे पास यहाँ पे है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अप टू सो ऑन। और हम प्राइम नंबर से इसको माइनस कर लेंगे। तो ये आपको भी पता है कि एक माइनस करते हुए हम देखते हैं कि जो जो उसमें नहीं होंगे हम वो ले लेंगे, 6, 8, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो ये आपका आंसर है जो कि आपने निकालना था, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, जो आपने निकाल लिया। इसी तरह हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक्स सेट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। लेट एस इज इक्वल टू, एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे फिर वही लिख लेंगे, एज यूनिवर्सल सेट इज एन, ठीक है, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एस इज, ये आप बात याद रखिएगा, जो कॉम्प्लीमेंट निकालने होते हैं तो वही इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। यूनियन से माइनस, फिर एस डैश एन से माइनस। तो हमारे पास एन क्या होगा? एन वो आमतौर पे जो सेट होता है हमारे पास 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर का जो आम से सेट होता है उसको सिंपल हमने एस से माइनस करना है। और वो उन्होंने कहा है परफेक्ट स्क्वायर, जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। अब 1 का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, सिर्फ स्क्वायर वाले लेने, 16 हो सकता है, 25। आपको समझ आ गई? अब परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है कि जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, मतलब हर एक के स्क्वायर को लेना है आपने सिंपल, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर कहलाता है। तो इस तरह से ये एस डैश क्या बन जाएगा हमारे पास, 3, 4 नहीं लेंगे, 4 कट गया, 5, 6, 7,
8 10 9 नहीं लेंगे। अच्छा, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर को माइनस करना है, तो ये आपका आंसर हो गया, सिंपल। चलें, अच्छा ये बेटा मैंने गलती से 3 पार्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका 3 पार्ट है, ठीक है। ये 3 पार्ट है। अब सेकंड पार्ट करने लगी हूँ। अब इससे पहले कि मैं वीडियो पॉज करके मैं दोबारा बनाऊँ तो इतना नहीं काम होगा, तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया कि मैंने गलती से वो कर दिया। मैं यहाँ पर सेकंड पार्ट करने लगी हूँ, ठीक है। नेचुरल नंबर डिविजल बाय 3 एंड 5, ठीक है। चलें देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन, लेट s इज इक्वल टू, जो 3 और 5 पे डिवाइड होंगे तो कौन कौन से, 1 नहीं होता, 2 नहीं होता, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 3 पे नहीं आता, और 5 पे नहीं होता, तो 5 होगा, 9 होगा। आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पर 3 और 5 का टेबल लिख देना है बस, और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। एज यूनिवर्सल मैंने उसका सेट, उसका टेबल लिख दिया, डेफिनेटली टेबल ही आना है ना। सो complement ऑफ s इज़, वही सबसे पहले लाइंस लिखनी है। s डैश इज इक्वल टू u माइनस एस, s डैश इज इक्वल टू नेचुरल माइनस s, तो s डैश हम निकालेंगे 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, और माइनस कर देंगे किससे, जो हमारे पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट आया था, जो कि डिविजल बाय 3 एंड 5 था, अप टू सो ऑन। उनको जस्ट माइनस करना और आंसर निकाल देना। 1 2 4 7 8 अप टू सो ऑन, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। थर्ड पार्ट मैंने पीछे कर दिए, तो हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ, जो कि है x इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। सोल्यूशन, तो लेट s इज इक्वल टू x इज़ अ परफेक्ट क्यूब। अब परफेक्ट क्यूब वाले लेने हैं, पहले हमने लिए थे परफेक्ट स्क्वायर वाले, अब हमने लेने हैं परफेक्ट क्यूब, ठीक है। तो वो क्या होंगे, 1, अब 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, और 5 का क्यूब 125। ये हमारे सारे सेट बनेंगे, ठीक है। इस तरह से लेना है आपने, हर नंबर का क्यूब ले लेना है, सिंपल, जैसे हमने पहले स्क्वायर लिया था। तो यहाँ पे लिख रही हूँ 8 27 64 और 125। चलें, वही लाइन जो सब में हमें चल रही है, आपने ये लिखना ही लिखना है। एज यूनिवर्सल सेट इज़ n, ठीक है। और उसी का जो कॉम्प्लीमेंट, सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ s इज़ s डैश, जो हम कैसे निकालते हैं u माइनस एस, तो इसी वजह से अगर वो यूनिवर्सल से हो रहा है तो वो n माइनस एस हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। s डैश 1 2 4 5 6 अप टू सो ऑन, माइनस जो हमने निकाला है 8 27 64 125, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 5 6 7, ये 4 भी आना है यहाँ पे, 4 क्यों छोड़ा हमने, 4 तो क्यूब नहीं है। 5 6 7 और 8 नहीं लेंगे, फिर हम 10 लेंगे और आगे अप टू सो ऑन, दिस इज़ योर आंसर, सिंपल वे। इसी तरह फिफ्थ पार्ट को देखते हैं। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। लेट s इज इक्वल टू x एंड x प्लस 5 इज इक्वल टू 8, ठीक है। चलें,
as universal set is n, so complement of S is S dash u minus s, S dash n minus s, S dash 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन माइनस। अब यहाँ पे ये था कि x+5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हमने सॉल्व करना था। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि आपने यहाँ पर कोई सा भी एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 पे हो, जो 8 बनाए हमें। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर मैं साइड पे कर देती हूँ। तो ये होगा x+5 इजिकल टू 8। कौन सा होगा नंबर, x3+5 इजिकल टू 8, ऐसे ही है ना। तो मेरे पास जो सेट बनना था वो बनना था यहाँ पे 3, ओनली 3, ठीक है। ये वाला सेट बनना था। यहाँ पर सॉरी मैं बताना भूल गई, यहाँ पे एक्चुअली मैंने आगे करना था लेकिन वो मैं डायरेक्ट लिखने लग गई। तो मेरे पास s का जो सेट बना था वो 3 बना था, क्योंकि x+5 इजिकल टू 8। अब यहाँ पर मैंने कोई नंबर लेके आना था जो मैं +5 करती तो मेरा 8 आता, तो डेफिनेटली वो 3 है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो सेट है s का वो 3 ही बना है, ठीक है। और -3, तो ये आ जाएगा 3 कट जाएगा और बाकी सारे आ जाएंगे आपके अप टू सो ऑन। दिस इज़ योर आंसर, सिंपल। इसी तरह हम पढ़ते हैं अपने 6 पार्ट की तरफ। 6 पार्ट में हमारे पास कौन क्या आएगा, x बिलोंग्स टू n एंड 2x+5 इज इक्वल टू 9। सॉल्यूशन, let s is equal to x belongs to n and 2x+5 is equal to 9। अब आप बताएंगे कि मेरा सेट किस तरह से बनेगा। हमारा ये बनेगा, अगर ये 2x+5 इज इक्वल टू 9 है तो मुझे यहाँ पे 5 और यहाँ पे एक ऐसा नंबर चाहिए जो मेरा 9 बनाए। तो डेफिनेटली 2 2 ज़ा 4, 4 + 5 9, तो मेरे पास 2 बन गया सिर्फ। तो इसी तरह एज universal set is n, so complement of s is s dash minus u minus s, s dash n minus s, s dash 1 2 3 5 माइनस एंड 2, तो ये एस डैश बन जाएगा 1 3 5 6 7 10 अप टू सो ऑन, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा है फाइंड द इंटरसेक्शन एंड यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें इंटरसेक्शन और यूनियन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि इंटरसेक्शंस क्या होता है, ठीक है, एंड यूनियन। इंटरसेक्शंस वी डिनोट बाय दिस साइन, ओके। इंटरसेक्शन, ठीक है, we denote by this sign, and the second is union will be u, okay। so what does it mean union and intersection। हमारे पास यहाँ पे यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है कि हम जो है यूनियन में क्या करते हैं कि हमारे पास दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, इग्नोर द सेम एलिमेंट्स इन बोथ सेट्स, ठीक है। वी जस्ट राइट इन वन टाइम। फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव दिस लाइक दिस, ठीक है, एंड वी हैव टू टेक आउट यूनियन, तो व्हाट वी विल डू राइट A B C D। if we have the double, so we'll write one time only, okay। this is your union, sorry
दिस इज़ आवर यूनियन, ओके, दिस इज़ आवर यूनियन, राइट लाइक दिस, ओके, सॉरी, A, B, C, D, okay, this is not, this is union, okay. What we will do in intersection, इंटरसेक्शन में हमारे पास जो आ जाता है, अगर मैं कहूँ A, B एंड इंटरसेक्शन मालूम करना हो तो B and C, so what we will write just in common, जो in both sets जो कॉमन होगा सिर्फ वो हमने लिखना है, अदरवाइज रेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विल नॉट इंक्लूडेड इन द फाइनल आंसर, ठीक है. तो दिस इज कॉल्ड इंटरसेक्शन एंड यूनियन. जस्ट दैट यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन नंबर 7. लेट इट बी चेक ए बी सी. पार्ट 1 है हमारे पास A, B, C एंड B इज इक्वल टू B, C, G, ठीक है. तो इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे, हमने इंटरसेक्शन भी निकालना है और क्या निकालना है, इंटरसेक्शन और साथ में यूनियन, दोनों चीज़ें हमने निकालनी है. तो गिवन हमारे पास जो सेट है हम वो लिख लेंगे सबसे पहले, C, ठीक है, और B लिख लेंगे, B, C, G. तो यहाँ पे हमारे पास A यूनियन B क्या होगा, पहले सबसे पहले इनके सेट्स को लिखेंगे, यूनियन B, B, C, G. तो हम क्या करेंगे, A यूनियन B जो हो जाएगा वो हमारे पास होगा A, B, C, G, आंसर आ जाएगा. दिस इज़ योर यूनियन. एंड इंटरसेक्शन व्हाट वी विल डू, A, B, C इंटरसेक्शन B, C, G. तो इंटरसेक्शन में हमारे पास आंसर आ जाता है B और C कॉमन, ठीक है. एक ये आंसर है और एक ये आंसर है, इस तरह से हमने करना है, ठीक है. पार्ट 1 एंड पार्ट 2. चलते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ. हमारे पार्ट 2 में है A इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है. चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन, सबसे पहले मैं अपने जो गिवन है वो लिख लेती हूँ, ठीक है. B इज इक्वल टू 1, 2, 3. नेक्स्ट पेज A यूनियन B, तो वन, टू, थ्री, यूनियन 1, 2, 3. तो क्या करेंगे, इसको A यूनियन B निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, सिंपल वे में हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, 2, 3, ठीक है. इसी तरह हम A इंटरसेक्शन B निकालेंगे और A इंटरसेक्शन B में हमारे पास 1, 2, 3 और इंटरसेक्शन 1, 2, 3, ठीक है. तो A इंटरसेक्शन में हमारे पास क्या होगा, हमने क्या लिखना है, हमने लिखना है ये ऊपर यूनियन में आपने क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ दोनों के सेट्स को इकट्ठा करके लिखना था. हम ना कॉमन देखते हैं और ना, लेकिन हमने क्या करना होता है, उनको बोतल में लिख लेते हैं. तो इसी तरह यूनियन इंटरसेक्शन में हमने क्या लिखना है, कॉमन. तो वही आंसर आएगा, जो क्योंकि सारों में वही सेम है, ठीक है. इसी तरह हम थर्ड पार्ट करते हैं. थर्ड पार्ट में हमारे पास गिवन है A, B, C एंड B इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है. सॉल्यूशन A, B, C, B इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है. सबसे पहले A यूनियन B निकालेंगे, तो A, B, C, ठीक है. अब इसकी जगह यूनियन आएगा और B 1, 2, 3. तो A यूनियन B में हमने क्या लिखना होता है, सेट्स को कंबाइन करके लिख लेते हैं.
कंबाइन करके, ठीक है। वी विल इग्नोर, क्या करेंगे, कॉमन इफ़ वी हैव द डबल एलिमेंट्स इन बोथ साइड्स, सो वी विल इग्नोर इट, अदरवाइज वी विल राइट इन कंबाइन। तो ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन 1 2 3, इंटरसेक्शन में हमारे पास जो होगा वो हो जाएगा एम्प्टी सेट। वाई? बिकॉज वी डोंट हैव एनी कॉमन। सो दिस इज योर आंसर। नाउ थर्ड पार्ट, वी विल मूव अवर फोर्थ पार्ट। ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू दिस। तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है। सॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे ए बी सी एंड बी इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ठीक है। चलें अब हम ये करके देखते हैं कैसे होगा ये। तो सबसे पहले हम यूनियन मालूम करेंगे, ए बी सी यूनियन एम्प्टी सेट। तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, कंबाइन करके लिखना पड़ना था, तो ये एज इट इज़ इसी तरह ही रहेगा। इसका आंसर ये आ गया। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी, ए बी सी इंटरसेक्शन, तो ये आ जाएगा मेरे पास एम्प्टी सेट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज वी डोंट हैव एनी। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड अवर क्वेश्चन नंबर 7। वी आर गोइंग टू मूव क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा गया है, इफ़ u इज इक्वल टू दिस एंड a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू c इज, देन फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले a डैश निकालना है, फिर b डैश, फिर c डैश, फिर b यूनियन c, फिर a इंटरसेक्शन c, मतलब यू हैव अ डिफरेंट पार्ट्स, ओके। दिस क्वेश्चन नंबर 8 यू हैव अ टोटल 8 पार्ट्स। तो लेट डू, क्या करेंगे हम यहाँ पे सोल्यूशन लिख रहे हैं, ठीक है। सोल्यूशन में मैं यहाँ एक दफ़ा लिख देती हूँ सारे सेट जो गिवन है। यू हमें है ए बी सी डी ई एफ, ए हमारे पास है ए सी ई एफ, बी हमारे पास है सी डी ई, और सी हमारे पास है ई एफ, ठीक है। और इसी तरह हम चलते हैं अपने पार्ट 1 की तरफ, ए डैश। So how we will calculate a dash? The formula is a dash is u minus a. Okay, you have to remember this. If it is a minus a dash, to u minus a. Sorry, u minus a. If it is b dash, u minus b. If it is c dash, u minus c. Simple that. What you will do, you will take the set of c and you will subtract from with यूनियन सेट, ओके। तो अब आपके पास u का जो सेट था वो है ए बी सी डी ई एफ माइनस ए सी ई एफ। अब आपने क्या करना है, आपने माइनस करना है। ए कट गया, बी नहीं है, सी कट गया, डी नहीं है, ई कट गया, एफ कट गया, ठीक है। वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद बी एंड डी। सो अवर नेक्स्ट पार्ट इज b dash. So same as part 1, b dash. So we will have the formula is b dash minus u minus b. B dash is equal to u. So we we will put the value of u and b. आई एम रियली सॉरी, आज जो है ना मेरा थोड़ा गला ख़राब है और शायद आपको आवाज़ भी सही ना लगी हो, तो लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आवाज़ क्लियर ही आए आपको। अब इसमें से हमने इन दोनों सेट में से माइनस करना है, तो माइनस सी डी और ई।
So we are going to left with A, B and F. So this is your answer. Okay, this is your part 1 answer and this is your part 2. So we have the part 3 C dash. तो C डैश के लिए सेम सोल्यूशन, ठीक है. C डैश सेम फार्मूला U माइनस सी एंड U A B C D E F माइनस सी. तो जो C है आपके पास वो है E और F, ठीक है. E और F कट जाएगा तो आपके पास आ जाएगा C डैश A B C D, ठीक है. इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है. फोर्थ पार्ट में हमारे पास B यूनियन C, ठीक है. सॉल्यूशन B यूनियन C. तो हमने क्या रखना है, B की वैल्यू, और हमारे पास B की वैल्यू है C D E यूनियन E D. तो B यूनियन C निकल गया हमारे पास C D E F. इट्स मीन यूनियन का आपने किस तरह से लिखना है. यूनियन मीन्स के आपने कंबाइन करके सेट लिख लेना है, कंबाइन सेट कर लेना है, बट इग्नोर रिपीटेड वैल्यूज़. ओके, रिपीटेड वैल्यूज़ बस आपने ये करना है. ओके, इसी तरह हमने क्या करना है, फिफ्थ पार्ट में आपके पास आ जाता है B इंटरसेक्शन C. तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, चलो देखते हैं. B इंटरसेक्शन C, तो B आपके पास C D E, साथ में इंटरसेक्शन E और D. अब यहाँ पे B इंटरसेक्शन C और यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा E, ठीक है. हमारे पास मैं देख लूँ C D और E और F है, ये F है, F C D E E F, हाँ E. तो इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन में होता है आपने जस्ट देखना है कॉमन, ठीक है, जो कॉमन होगा. और सिक्स्थ पार्ट A यूनियन B डैश, ठीक है. तो इसको करने का तरीका क्या होगा हमारा, सिंपल वे में. सबसे पहले हम क्या करेंगे, A यूनियन B निकालेंगे, ठीक है. अब A का सेट जो है वो A C E F है और यूनियन क्या हो जाएगा, और B हमारे पास क्या हो जाएगा C D और E. तो मैंने आपको अभी यूनियन बताया था, वो यूनियन क्या होता है, A यूनियन B. मतलब आपने कंबाइन करके लिखना है दोनों सेट में से. इग्नोर जो वैल्यू होंगी वो सिर्फ रिपीटेड वैल्यू, जैसे A C D E F कंबाइन करके लिख लिया. अब हमने निकालना है A यूनियन B डैश. तो ये वही फॉर्मूला लगेगा U माइनस A यूनियन B. अब आपको समझ आया कि पहले मैंने A यूनियन B क्यों निकाला, वो इसी वजह से. तो U का सेट हम लिखेंगे, सॉरी U का सेट हमारे पास है A B C D E F और माइनस A C D E F. तो मेरे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा किसका, A यूनियन B होल डैश का. तो इसमें से ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये. तो हम वी आर गोइंग टू लेफ्ट विद ओनली B, ठीक है. तो आपका ये कौन सा पार्ट था, 5-6 पार्ट हो गया. अब हमारे पास ये है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुई है, मैं देखूँ कहाँ मिस्टेक हुई है. 1 2 3 4 5 के बाद, अच्छा A इंटरसेक्शन C रह गया जो फिफ्थ पार्ट था मेरा. असल में ये आपके पास है सिक्स्थ पार्ट, ये 7 पार्ट है, ठीक है. ये 6th है, ये 7th है
और आपका जो फिफ्थ पार्ट है ना, ए इंटरसेक्शन सी, वो आपने खुद कर लेना है। ट्राई योर सेल्फ, ओके। ये आपने खुद कर लेना। अब 6 7 हो गया। अब 6 7 के बाद हमारे पास है 8। अब 8 हमारे पास कौन सा है, ए डैश यूनियन बी डैश। तो आपको पता है कि हमने पहले भी ए डैश निकाला है, ठीक है। तो अगर हम ए डैश वहाँ से ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन फिर भी मैं कर देती हूँ ताकि अगर कोई न्यू बच्चे हैं तो उनको समझने में मसला ना हो। ठीक है, तो ए डैश निकल गया मेरे पास, क्या, बी और डी। एज बी डैश मेरे पास निकलेगा ए बी एफ, ठीक है। तो ए डैश यूनियन बी डैश। अब मैंने ए डैश निकाल के इसलिए दिखा दिया, बी डैश अब मैंने पीछे से ले लिया, ठीक है, इसलिए आप लोग परेशान नहीं होना। बी और डी यूनियन ए बी एफ। अब यूनियन मतलब कंबाइन करके, तो ए बी डी एफ, ये आपका आंसर आ गया। आई होपफुली आपको समझ आई होगी। इतना मुश्किल नहीं था बेटा, बहुत आसान है, और ये समझने में आसानी है, इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 9। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 और 9। अच्छा, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, मैं आपको बता दूँ। क्वेश्चन नंबर 9 की जगह जो लिखा हुआ है ना, इंस्टेड ऑफ राइटिंग क्वेश्चन नंबर 9 इट इज़ राइट हेयर 10, यहाँ पे ना क्वेश्चन नंबर 9 नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो मैं कट करके मैं यहाँ 10 लिख रही हूँ ताकि बच्चों को पता हो कि हमारी बुक में ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अब यहाँ पे ये इफ़ यू इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस एंड वाई इज इक्वल टू दिस, तो आपने क्या करना है, फाइंड एक्स यूनियन वाई, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 8, कोई फ़र्क नहीं है, सेम एज इट इज़ करना आपने। तो चलो चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 1, एक्स यूनियन वाई सोल्यूशन, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स की पावर एक्स एंड एक्स 15, एक्स आपका सॉरी ये यू है, ठीक है। अच्छा, और ये एक्स है। सबसे पहले हमने इसको लिखना है, और इसको कैसे लिखेंगे ये मैं अभी अब आपको बताती हूँ। इनकी वैल्यूज़ को हम किस तरह से लिखेंगे। हमें ये सेट इस तरह से गिवन है आपको, ठीक है, और आपने इस सेट को नंबर्स में लिखना है। तो सो यू हैव द सेट ऑफ यू इज़ व्हाट डज इट मीन, इट मीन के डैट आपके पास एक्स की एक वैल्यू शुरू हो रही है, ठीक है, सेट बन रहा है जो लेस देन 15 है, बट इट इज़ नेचुरल नंबर्स, इट इज़ नेचुरल नंबर्स। तो इसका क्या मतलब है, एक्स लेस देन, तो सिंपल वे में इसका मतलब 1 2 3 4 और कहाँ तक जाएगी 15 तक, ये आपका यू हो गया। इसी तरह मैं एक्स देखती हूँ, एक्स में कह रहे हैं एक्स लेस देन 15 होना चाहिए, ठीक है, 15 होना चाहिए, लेकिन कहाँ से शुरू होगा, 2 से, ठीक है, कहाँ से शुरू होगा, 2 से, और किसका है ये, प्राइम नंबर पी, मतलब प्राइम नंबर, ठीक है। ये पी है ना हमें गिवन, ये एन नेचुरल नंबर पी, तो ये हो जाएगा 2 प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर आपको भी पता है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ही टेबल पे डिवाइड होते हैं, जो अपने ही, तो उन्होंने कहा था लेस देन 15 तक लेने, तो लेस देन 15 ये हो गया। यहाँ पर उन्होंने कहा है कि एक्स ग्रेटर देन 15 होने चाहिए नेचुरल नंबर, और 2 से ग्रेटर देन और 15 से लेस देन, तो इसके दरमियान वाई का सेट हम लिखेंगे। अब वाई के सेट को अगर देखें आप, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि आपके पास एक वैल्यू है, ठीक है, एक्स का सेट है जो है लेस देन और इक्वल टू 10 है, लेकिन क्या है, होल नंबर है आपके पास सेट। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, 0 से लेके होल नंबर अप टू 10, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है,
x लेस देन इक्वल टू 10 मीन्स 10 की वैल्यू भी शामिल होगी। ठीक है, इसी तरह हम चलते हैं पार्ट 1 की तरफ, जो कि हमारे पास मैंने ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है और वो है x यूनियन y। अब x की वैल्यू को रखें 3, 5, 7, 11, 13 और साथ में मुझे जब भी ये ब्रैकेट डालती हूँ मैं बहुत प्रॉब्लम में होती हूँ, क्योंकि मुझसे ये ब्रैकेट कभी भी सही डलते ही नहीं है। और मैं साथ में y का सेट लिखूँगी और इसमें से मैंने यूनियन निकालना है। तो आपके पास यूनियन क्या होगा, x यूनियन y, वो होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 हो जाएगा दोनों सेट में से जो भी है। इसी तरह मैं पार्ट 2 देखती हूँ। पार्ट 2 x इंटरसेक्शन y, तो x इंटरसेक्शन y, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो भी मैं लिख लेती हूँ। x इंटरसेक्शन y, x मेरे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 11, 13 और साथ में इंटरसेक्शन y 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। तो जब मैं इंटरसेक्शन की बात करूँगी तो मेरे पास जो बनेगा वो आएगा सिर्फ क्या, 3, 5 और 7। ठीक है, इसी तरह मैं थर्ड पार्ट की तरफ जाती हूँ। थर्ड पार्ट में हमारे पास है एक्स डैश यूनियन इंटरसेक्शन वाई डैश। तो सबसे पहले इसका जो सोल्यूशन निकालूंगी वो होगा एक्स डैश, तो वो होगा u माइनस एक्स। तो u का सेट मेरे पास है 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 15 आ जाएगा और माइनस x क्या है 3, 5, 7, 11, 13। ये सारे के सारे आप इसमें माइनस हो गए तो मेरे पास x डैश आ जाएगा 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। इसी तरह y डैश u माइनस वाई, तो u आपके पास लिखा हुआ ऊपर अप टू सो ऑन 15। इसी तरह माइनस y आपके पास 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन 10। तो ये आ जाएगा आपके पास y डैश क्या आ जाएगा, y डैश आ जाएगा 11, 12, 13, 14, 15। इसी तरह ही है ना। आई होपफुली कि इसमें कोई ऐसी मिस्टेक नहीं हो रही होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है छोटी छोटी चीज़ों का जो है ना वो मिस्टेक हो जाती है। इसी तरह मैं मालूम करूँगी एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश। एक्स डैश जो आया वो मैं लिखूँगी, साथ में वाई डैश। ठीक है, तो एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश आपके पास आ जाएगा 12, 14 और 15। ये आपका आंसर है। इसी तरह मैं अपना फोर्थ पार्ट करती हूँ। ठीक है, थर्ड पार्ट हमने अभी फिनिश किया है, तो फोर्थ पार्ट करती हूँ जिसमें x माइनस वाई डैश की बात हुई है। तो देखते हैं इसको हम कैसे करते हैं। पीछे से x माइनस वाई डैश, मैं पीछे से x की वैल्यू तो हमें पता है और मैंने अभी आपके सामने y डैश निकाला था, तो मैं वही वैल्यू यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अगर आपको पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने y डैश मालूम करना है। ठीक है, यहाँ पर आप y डैश कैलकुलेट करेंगे जो u माइनस वाई होगा, और आप कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन पूरी आपने रखनी है। लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट आंसर आपको लिख के दे रही हूँ सिर्फ बताने के लिए, आपने डायरेक्ट नहीं करना। मैंने डायरेक्ट सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि पीछे पार्ट में मैं आपके सामने अभी निकाल के आई हूँ, तो मैं नहीं भी करूँगी तो कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन पेपर में आपने कोई स्टेप नहीं छोड़ना मेरा बेटा, पेपर में सारे स्टेप करने हैं। इसी तरह यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो कि 10 लिखा वो कंप्लीट हुआ, और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यहाँ पे बात हो रही है कि a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन पढ़ूँ तो इन्होंने बात क्या लिखी है, इन्होंने आपकी बुक में ये बात लिखी है कि अगर हम ये कहें कि व्हाट यू कैन यू से अबाउट दैट द सेट्स a एंड b, a एंड b, इफ़ यू नो डैट, इफ़ वी नो डैट, क्या a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a हो सकता है। इन्होंने आपसे ये बात पूछी है। तो
तो इसकी जो हम वजह बताएंगे, इसकी वजह क्या बताएंगे, इसकी वजह हम ये बताएंगे कि ए यूनियन बी जो है हमारे पास, ठीक है, ए यूनियन बी जो हमारे पास है वो इज इक्वल टू ए हो सकता है। क्यों? क्योंकि ए जो होता है वो सबसेट किसका होता है, बी का। अगर आप अपनी बुक में देखें, आपके पास ये बात यहाँ पे लिखी हुई है कि पेज नंबर आपका जो है 77, ठीक है, पेज नंबर 77 पे अगर आप अपनी बुक की पेज पे देखें तो वहाँ पे इन्होंने कहा है 3.6.2 इंटरसेक्शन के नाम से ये टॉपिक है, ठीक है। और उन्होंने इधर ये बात बताई है ए इंटरसेक्शन बी में कि अगर आपके पास डिसजॉइंट सेट्स होता है इंटरसेक्शन बी में, या ओवरलैपिंग होता है, या ए सबसेट बी या बी सबसेट ए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सबसेट किसका है, बी का। हम ये बात कर सकते हैं, ठीक है। इसका जो निशान होता है वो ऐसे होता है। इसी तरह हम पार्ट 2 में जाते हैं। पार्ट 2 में हमें क्या बात कही है, अब ये कह रहे हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू ए है, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे ये बात की है ए माइनस बी इज इक्वल टू ए, तो यहाँ पे हम कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट, ऐसे ही, ठीक है। अगर हम ये बात यहाँ पे बुक में देखें तो बुक में इन्होंने सेम चैप्टर नंबर 77 में ये बात कही हुई है, ठीक है। तो इसी तरह हम पार्ट 3 में चलते हैं। पार्ट 3 में हमें क्या कहा गया, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सोल्यूशन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, तो क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं? तो यहाँ पे फिर मैं आपको एक बात बोलूँगी कि यहाँ पर ये जो है ये है इट इज़ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ सेंटर इंटरसेक्शन, द प्रोडक्शन इज़ कम्युनिटेटिव। मैं आगे लिख देती हूँ ये बात आपको। सो वी विल राइट ओवर हियर, इट इज़ फंडामेंटल mental property of sets that intersection is commutative, ठीक है, टेटिव। ये सारा का सारा आपका लिखा हुआ है आपकी ही बुक में। अगर आप इसको थोरली रीड करें इस फुल चैप्टर को, तो आपको खुद ही भी ये बात समझ आ जाएगी। पेज नंबर 77। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, इस पे हमने बात करनी है अब। तो ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, वी नो डैट this is unique situation. Typically a minus b and b minus a does not produce the same result. Thus a and b are identical or have same elements, that is a is equal to b, ठीक है। तो इस सिचुएशन पे मैंने आपको बता दी है, चले मैं वो लिख देती हूँ। दिस इज़ यूनिक सिचुएशन, ठीक है, दिस इज़ यूनिक सिचुएशन। Typically a minus b and b minus a does not produce the same result. Thus a and b are identical, ठीक है, और have same elements, that is a is equal to b. So here we have completed question number 11. तो क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं अब हम।
ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा है इफ़ ए एंड बी इज़ दिस देन ड्रॉ वेन डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग। आपने क्या करनी है, वेन डायग्राम करनी है ड्रॉ, किसके लिए, ए इंटरसेक्शन बी के लिए। तो दिस इज़ वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए इंटरसेक्शन बी, अगर आप पेज नंबर 77 से हेल्प लेना चाहें तो ले लें, वहाँ पर आपके पास इंटरसेक्शन का टॉपिक है और 76 में यूनियन सेट का, तो वहाँ पे वेन डायग्राम बनी हुई है। तो अगर आप उधर देखेंगे तो आपको भी क्लियरली वहाँ बात समझ आएगी। ठीक है, ये आपका एक सेट है और ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा क्लियर बनाती हूँ तस्वीर को ताकि आपको समझ आए। दिस इज़ योर ए सेट एंड दिस इज़ आवर बी सेट। ये ए सेट है और ये बी है। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 1 2 और 4 5 3 और यहाँ पे आप 6 7 लिख लें। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 6 7 लिख लें। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये शेडिड एरिया होगा ना, जो ये शेडिड एरिया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे फिगर 1 जो है वो है ए इंटरसेक्शन बी के, और शेडिड एरिया शो ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, शेडिड एरिया कह लें या शेडिंग एरिया जो है वो आपका क्या है, शो ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ए यूनियन बी में हम कैसे ड्रॉ करेंगे, आपको भी मैंने ये बात बताई थी। ए यूनियन बी में जो होता है वो होता है सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं। ए इंटरसेक्शन में जो होते हैं वो कॉमन सेट इंक्लूड होते हैं, और ए यूनियन बी में जो है ना वो सारे सेट्स इंक्लूड होते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको बताती हूँ, 1 4 5 2 3 6 7। ठीक है, तो ये मैं क्या करूँगी, सारे सेट इनके हमारे होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल वे में ये सारे करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास ए सेट था, ये आपके पास बी सेट है, तो ये आपका फिगर क्या हो गई, ए यूनियन बी की। तो यहाँ पे जो शेडिंग एरिया है, शेडिंग एरिया शोज ए यूनियन बी, सिंपल। तो इसी तरह हम अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में हमें क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं इफ़ यू ए एंड सी आर दीज सेट्स देन वन डायग्राम्स फॉर। अब यहाँ पे भी हमने वन डायग्राम्स बनानी है, और वन डायग्राम्स के लिए उन्होंने हमें क्या क्या है, गिवन किया हुआ है। ठीक है, ये इसमें ये फ़र्क है, सिर्फ क्वेश्चन वही है, सब कुछ भी सेम टू सेम है, लेकिन हमें गिवन किया हुआ है। जैसे ए के लिए वैल्यूज़ सेट गिवन है, अब ए यूनियन बी है। ठीक है, तो ए के लिए हमारे पास 2 5 6 है, और यूनियन बी के लिए हमारे पास 1 2 3 है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 1 2 3 5 6, ऐसे ही हो जाएगा। अब इसकी जो वेन डायग्राम बनेगी वो मैं नेक्स्ट उस पर बनाती हूँ, ताकि अच्छी सी क्लियरली बनाऊँ और आपको समझ आ जाए आप लोगों को। ये यू का सेट, ये ए और ये बी, ये ए है ये बी है। अब आप देखें कि हमने ये कैसे लिखना है। सबसे पहले हमारा लिखने का जो तरीका है वो देखना है आपने, और वो किस तरह से लिखा जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे 5 6 2 1 3 7 4। ठीक है, अब ए यूनियन में आपको अभी ये बात बताई थी कि सारे सेट्स में, दोनों सेट्स में जो भी नंबर्स इंक्लूड होंगे वो सारे के सारे इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास रिपीट अगर 2 टाइम हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो शेडिंग एरिया शोज ए यूनियन बी। ठीक है, सिंपल 1 2 3 5 6।
ठीक है। 4 और 7 मैंने बाहर क्यों लिखा, वो आपको भी पता होना चाहिए कि 4 और 7 हमारे पास इंक्लूड नहीं था, तो वो आउट ऑफ सेट है, ठीक है, वो आउट ऑफ सेट है, बस सिंपल। हमारे मैंने यहाँ पर लिखने का जो तरीका मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि मेरे पास 2 5 6 ए था और बी में क्या था 1 2 3, ठीक है। अब इसमें जो कॉमन था वो मैंने लिख दिया इस वाले में दरमियान में क्यों, क्योंकि हमारे पास जब आपस में ये सेट्स आपस में ओवरलैपिंग हो रही होती है तो इस जगह पे हम क्या लिखते हैं, कॉमन वैल्यूज़ लिखते हैं। ये बात याद रखना, जो हमारे पास इन दोनों सेट में जो कॉमन वैल्यूज़ होंगे हम वो लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो उनके सेट्स बाकी रह गए वो मैंने लिख दिए, यहाँ पर लिख दिए। अब इस ए में 5 6 रह गए, मैंने 5 6 लिख दिया, 1 3 रह गए, मैंने 1 3 लिख दिया। लिखने का सिंपल तरीका और डायग्राम बनाने का। इसी तरह हम पार्ट 2 में देखते हैं। ये पार्ट 2 की है मेरे ख्याल, नहीं पार्ट 1 है, और मैं अब पार्ट 2 करती हूँ। ये इंटरसेक्शन बी तो सिंपल है, कोई तरह मुश्किल नहीं है, इसकी डायग्राम भी बहुत आसान है। ये इंटरसेक्शन बी में 2 5 6 और 1 2 3, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉमन आ जाएगा 2, और इसकी वेन डायग्राम मैं आपको अभी बना के दिखाती हूँ। तो ये आ जाएगा यू सर्कल और सर्कल, ये ए सेट, ये बी सेट। ए सेट में जो 2 कॉमन आया वो मैं यहाँ लिख दूँगी, और ए सेट में बाकी 5 और 6 रह गया, और बी में 1 और 3, तो 4 और 7 नहीं था, वो मैं बाहर लिख दूँगी। और मैं शेडिंग एरिया किसको करूँगी, सिर्फ कॉमन को, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी जो है उसकी जो फिगर है वो कॉमन एरिया को ही सिर्फ शेड करेगा। शेडिंग एरिया shows A intersection B, अंडरस्टूड। इसी तरह हम पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। ए डैश सोल्यूशन, अब ए डैश में u माइनस ए है, तो u आपके पास क्या था 1 2 3 4 5 6 7, और माइनस ए में क्या था 2 5 6, ठीक है। तो ए डैश मेरे पास आ गया 1 3 4 7, ठीक है, 7 भी आएगा। तो चले देखती हूँ कि हम इसका क्या कैसे बनाएंगे। इसका ये बनेगा ए डैश का, ठीक है। ए में जो कॉमन है ए और बी में, सबसे पहले हमने वो यहाँ लिख लेना है। तो यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो ओनली 2 है, ठीक है। और ए के सेट में हमारे पास, ए के जो सेट में है वो 5 और 6 इधर, और बी के सेट में 1 और 3, ठीक है, और 4 और 7 इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये यू का एरिया है, ठीक है, ये यू का एरिया है, तो हमने ए डैश निकाला है, तो इसका मतलब ये है कि ये सारा शेड होगा, सारा का सारा शेड होगा, ठीक है। लेकिन क्या शेड नहीं होगा ये मैं आपको बताती हूँ अभी। जस्ट ये बी का भी शेड होगा, ठीक है, लेकिन ए और कॉमन में नहीं से होगा शेड। ये बात याद रखिएगा, जब ए डैश की बात होगी तो हम सिर्फ और सिर्फ ए डैश को नहीं करेंगे, बाकी सारों को कर देंगे, ठीक है। आई समझ। तो ये फिगर आपकी किसकी हो गई, ए डैश की। तो शेडिंग एरिया शोज ए डैश, जब ए डैश होगा तो हम बी वाले को शेड करके और बाकी पूरा यूनियन सेट, क्योंकि यू था तो यू में से ए निकाल दिया। तो अब आप खुद सोच लें कि जब हमने यू में से, हमारे पास ए डैश क्या कह रहा है, यू में से ए निकालना है, तो जब हमने यू में से ए निकाला तो बी का सेट तो रहेगा ना, तो उसको हमने शेड कर दिया और ए को नहीं करेंगे। बस ये कॉमन सेंस वाली बात है यहाँ पे। इसी तरह बी डैश में भी हम क्या करेंगे कि बी को यू को डी से डैश माइनस कर देंगे और ए वाले को कर देंगे, ठीक है। यू माइनस बी, और ये आ जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 और बी आपके पास 1 2 3, तो माइनस में बी डैश में आपके पास आ जाएगा 4 5 6 7। इसी तरह इसकी जो वन डायग्राम होगी, ठीक है, जो वन डायग्राम बनेगी इसकी वो हम करेंगे सर्कल सर्कल यूनियन। तो ये ए और ये बी, ठीक है, अभी तक हम वही बनाते आएंगे। ए में हमारे पास 5 और 6, ये 2 और 1 और 3 और ये 4 और 7। अब ये फिगर किस चीज़ की है, ये बात याद रखेगा, ये फिगर है बी डैश की। इसका मतलब है यहाँ पे जो शेडिंग एरिया होगा वो यू के साथ ए वाला इंक्लूड होगा, लेकिन हम बी वाला नहीं इंक्लूड करेंगे क्योंकि बी डैश हुआ है, इसलिए हम बी डैश वाले को नहीं करेंगे। ये बात याद रखिएगा। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको बेचारों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही होती, तो इसी वजह से आज मैंने ये वीडियो बना के इस बात पे क्लियर करी, क्योंकि उन लोगों को कभी भी शेडिंग एरिया की समझ नहीं आती। हम किससे शेडिंग एरिया करेंगे कि तो शेडिंग एरिया यू से हमने किसको करना है, बी से। इसका मतलब बी वाला कट जाएगा, वो शेडिड एरिया नहीं होगा, बाकी होल शेड एरिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम फिफ्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास हमने अभी क्या किया है, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, तो वो है ए यूनियन बी डैश। चलो देखते हैं अब हम, ठीक है, ए यूनियन बी, तो ए 2 5 6 यूनियन 1 2 3, तो 1 2 3 5 6, ठीक है, ये ए यूनियन बी। अब हम निकालेंगे ए यूनियन बी डैश, जो कि होगा ए यू माइनस ए यूनियन बी। तो यूनियन के आपके पास क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 5 6, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा 4 और 7, ए यूनियन बी डैश, ठीक है, 4 और 7। अब वेन डायग्राम को शेड करते हैं हम, ठीक है, यू। अब मैं आपको बताऊंगी इसको हम कैसे शेड करेंगे, ठीक है। तो ये फिगर है किसकी, ए यूनियन बी डैश की, ठीक है, ए यूनियन बी डैश। इसका मतलब ये है 5 6 2 1 3, जो उसके सेट में से बाकी रह गए थे वो यहाँ लिख दिए। अब इन्होंने कहा है कि यू माइनस ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों शेड नहीं होंगे, बाकी ऊपर बाहर जितना भी है हमारे पास ये सेट, वो सारा का सारा शेड होगा, ठीक है, सारा का सारा शेड होगा। ये देखिए शेड हो गया, ठीक है। आई होपफुली कि आपको ये समझ आ रही होगी। मुझे तो बहुत मज़ा भी आ रहा है इस तरह से समझा के, और करने में बहुत मज़ा आ रहा है। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे होंगे उनको भी बहुत अच्छी तरह ये बात समझ आ गई होगी कि हमने इसको किस तरह से करना है, ए यूनियन बी होल डैश, ठीक है। हमारे पास ये कितना कौन सा पार्ट हो गया, फिफ्थ पार्ट। अब हम चलते हैं अपने सिक्स पार्ट की तरफ, जहाँ बात करें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सॉल्यूशन अगर देखा जाए तो पीछे हमने ए डैश भी निकाला है जो कि है 1 3 4 7, ठीक है, और हमने बी डैश भी निकाला है जो हमारे पास आंसर आया था 4 5 6 7, ठीक है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालने लगी हूँ, जो कि 1 3 4 7 इंटरसेक्शन 4 5 6 7। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आंसर आ रहा है, सिर्फ 4 और 7 इंटरसेक्शन है। इसकी वेन डायग्राम देखते हैं हम कैसे बनाएंगे।
सिंपल वे है, ये यू है, ये फिगर किसकी है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की। तो ये ए 5 6 2 बी 1 3 7 और 4। तो ये भी एरिया किसका सिर्फ होगा, बाहर का, ना ए होगा ना बी होगा ना कॉमन एरिया होगा, ठीक है, ना ए होगा ना बी होगा ना ही कॉमन एरिया शेड होगा, बाकी सारा शेड होगा, ठीक है। इसी तरह 7 पार्ट की तरफ चलते हैं। 7 पार्ट हमारे पास क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश। सॉल्यूशन, पीछे मैंने आंसर जो निकाला था ए इंटरसेक्शन बी का, तो वो आया था सिर्फ 2। तो इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी होल डैश का क्या निकलेगा, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो आपके पास यू का सेट है 1 2 3 4 5 6 7 और ये 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3 4 5 6 7, ठीक है। इसकी वेन डायग्राम देखते हैं कैसे बनेगी। इसकी वेन डायग्राम हमारे पास यू और ये आ जाएगा ए का सेट बी का सेट 5 6 2 1 3 4 7। ये फिगर किसकी है, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश की, किसकी, ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। अब यहाँ से हमने u माइनस ए इंटरसेक्शन बी निकला चाहिए, तो इस u सेट से हमने सिर्फ 2 को निकालना है, क्योंकि हमारे पास जो इसका सेट आया था वो 2 था। इसका मतलब है हम 2 को शेड नहीं करेंगे, बाकी पूरी एरिया हमारा शेड होगा, ठीक है। जस्ट ओनली कौन सा शेड नहीं होगा, 2, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन बी है हमारा और हमने उसी को माइनस करना है, तो बाकी सारा शेड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे शेडिंग एरिया शोज ए इंटरसेक्शन बी होल डैश। ये बी भी होगा, सॉरी आई एम रियली सॉरी बेटा, ये बी भी होगा। अच्छा, ये बी भी इंक्लूड है मेरा बेटा। सिर्फ कौन सा इंक्लूड नहीं है, यूनियन जो हमारे पास इंटरसेक्शन 2 आया है। इसी तरह हम 8th पार्ट की तरफ चलते हैं, ए डैश यूनियन बी डैश। सॉल्यूशन, ठीक है, मैंने ए डैश भी निकाला था और बी डैश भी निकाला था, जो क्या आया था 1 3 4 7 और बी डैश आया था 4 5 6 7, ठीक है। तो मैंने निकालना है ए डैश यूनियन बी डैश। तो ए डैश 1 3 4 7 यूनियन 4 5 6 7। तो आपके पास आ गया 1 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा यू, ये आ गया इस तरह से ए बी 5 6 2 1 3 4 7। तो यहाँ पे फिगर किसकी है, ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। और मैंने किसको कट करना है, यू माइनस, यहाँ पे यू माइनस नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये ए डैश यूनियन बी डैश डायरेक्ट हो रहा है, तो ए डैश। तो यहाँ पे जो कलर होगा वो कलर सारा ही होगा, लेकिन यहाँ पे जिक्र 2 का नहीं था हमारे पास इस सेट में, तो यहाँ पे हम 2 को शेड नहीं करेंगे, बाकी सारी जगह शेड होगी। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब तक आपने इस चीज़ को समझ लिया कि हमने कौन कौन सा शेड करना है और कौन कौन सा नहीं शेड करना, तो आप समझ जाएंगे कि आपको ये वेन डायग्राम बनाने आ गई है,
ठीक है, अदरवाइज़ आपको ख़ुद ही मुश्किल हो जाएगी मेरा बेटा। तो इसको कोशिश करें कि इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छी तरह समझें। मुझे पता है कि ये शायद आपके पेपर में ना आए, इस तरह की चीज़ें वेन डायग्राम बनाने के लिए होपफुली कि नहीं आएगी, लेकिन बात याद रखिएगा कि ये समझना ज़रूरी है। हमें डेफिनेटली आगे हमारे किसी काम का आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हमने ये चीज़ें तो समझनी है। अब वंस हमारे पास अगर ये चीज़ आ गई है तो समझना तो हमें पड़ेगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझना पड़ेगा ना। तो ये आपकी वेन डायग्राम बन गई। तो अब ये है शेडेड एरिया शोज ए डैश यूनियन बी डैश, ठीक है। ये आपका है सिंपल। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। और आई होपफुली आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको नहीं समझ आई तो आप इजीली मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, उसके लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम, इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। आप आराम से कमेंट में लिखें और इंशाल्लाह जो आपका क्वेश्चन का जो प्रॉब्लम होगी उसको फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी ईमानुल्लाह।